स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। मैं आयुष मिश्रा और मेरे साथी आयुष सिंह के साथ। सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारा पहला वीडियो था और हमने उसमें कुछ सारी बातें करी थी जिसमें से कुछ सही भी हुई हैं। तो उसी के थ्रू उसी से मोटिवेशन लेते हुए अब आगे इस मैच पे बात करेंगे जो कि राजस्थान और केकेआर के बीच में था। तो इस मैच का रिजल्ट तो छोड़िए, मैच कैसा लगा आपको? देखने का मन करा कि नहीं? यार, मैं सच बताऊं तो मेरा देखने का मन तो नहीं किया था, हमारी ऑडियंस का पता नहीं। गेम काफी बोरिंग कर दिया था। थोड़ा डीप ले जाने, पिच भी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी। पिच थोड़ी रुक के आ रही थी, गेंद फंस रही थी। इसके चलते वो टारगेट जो देना चाहते थे राजस्थान के प्लेयर वो सेट नहीं कर पाए। उन उन्होंने शायद अपने माइंड में क्रिएट किया था कि ये 200 220 वाली पिच है, मगर ये 170 180 वाली पिच थी। और 200 220 का टारगेट चेस करने के चक्कर में वो 150 पे सिमट गए। मुझे लगता है ये टिपिकल विराट कोहली स्टाइल की पिच और गेम था। जैसे कि टारगेट सेट करने के लिए काफी रेयर शॉट्स के लिए गए जिस पर विकेट्स मिले। जैसे मतलब कि हम देख सकते थे एक फेज में जब 67 60 के पास रन थे तो उन्होंने गुच्छे में विकेट्स गंवाए। तो वो कम कर सकते थे, काफी रेयर रेयर शॉट्स कम कर सकते थे। जैसे वो सोच रहे थे 200 बनाने का, पर वो 170 75 180 के बीच में एक कॉम्पिटेटिव टोटल हो सकता था। जैसे कि इनके पास स्पिनर भी अच्छे थे, तीक्ष्णा, जो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर सकते थे। पर अब मैच तो हार चुके हैं और रन के लिए इनके पास बहुत कुछ है, लर्न नहीं करेंगे। तो लर्न मिल गया आज राजस्थान को एक बार फिर से। पहले गेम में भी लर्न नहीं दिया था ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने मिलके। खैर, उस गेम में तो बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बात शुरू से करते हैं। टॉस जीत के कोलकाता ने की फील्डिंग और निमंत्रण दिया राजस्थान को कि आइए आप टारगेट सेट करिए और जो भी टारगेट होगा हम उसे आसानी से चेस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बैटिंग 8वें नंबर तक है। और बैटिंग करने के लिए जब राजस्थान के रजवाड़े आए तो उनसे बैटिंग ना की गई बंगालियों के सामने। वहां की मिष्टी दोई उन्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, जो वरुण चक्रवर्ती ने परोसी थी। कह सकते हैं कुछ थोड़ी सी तो रुक के चल रही थी। और शुरू के 2 ओवर्स में तो स्विंग भी काफी अच्छी थी। पर मतलब बॉलर फास्ट पेस बॉलर्स के लिए ये पिच ऐसी ही थी जैसे स्लोअर्स के लिए, स्लो यॉर्कर्स के लिए, ये सब के लिए अच्छी पिच थी। जो पिच में रुक के बैट्समैन तक पहुंचे ताकि वो अपने शॉट्स पे थोड़ा अर्ली ऑन प्ले कर दे और कैच से उठे। इसी लायक की पिच थी। और शुरू तो काफी अच्छा करा था राजस्थान ने, पर मिडिल ओवर्स में और एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और सबसे गलत तो था सिमरन हेटमायर को 8वें नंबर पे भेजना। मतलब किसी लिए खिला रहे हो उसको, फिर क्या ही करने के लिए। बात सही है आपकी। उनसे पहले इम्पैक्ट प्लेयर शुभम दुबे का इस्तेमाल किया गया। शायद वो भी बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो आप हेटमायर को पहले भेज सकते थे। शुभम दुबे को आप रोक भी सकते थे कि बड़े छक्के लगाने होंगे तो लास्ट में भी लगा सकता है बंदा आके। आपने बड़े छक्के लगाने के लिए एक हिटर को भेज दिया, हेटमायर को रोक लिया। हेटमायर लास्ट के 2 ओवर में क्या कर लेता? वो पिच ऐसी थी कि वहां पे आपको सेट होके ही बल्लेबाजी कर सकते थे। पहले के से मारने वाली पिच नहीं थी। और बैटिंग लाइनअप भी इनकी काफी थिन थी। जैसे इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से तो अब लोग 8वें नंबर तक बैटिंग लेके चलते हैं, पर इनके 7वें पे ही हसरंगा आ रहे थे और इन्हें बैटिंग के फर्स्ट इनिंग में ही इनको इम्पैक्ट सब लाना पड़ा। ये भी इनके लिए एक नेगेटिव ही था। ये बात भी आपकी सही है। यशस्वी जायसवाल, जिनसे काफी उम्मीदें थी, शुरुआत अच्छी हुई मगर ज्यादा देर टिक नहीं पाया। और जल्दबाजी करके मोइन अली, जो कि नारायण की रिप्लेसमेंट आए थे आज। नारायण, जिनके बारे में कप्तान रहाणे ने बोला कि आज वो थोड़ा अच्छे नहीं लग रहे थे, थोड़ा फिट महसूस नहीं कर रहे थे, इस कारण उन्हें ड्रॉप करके मोइन अली को टीम में लाया गया। और मोइन अली का इंक्लूजन बॉलिंग के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा था। बैटिंग में कुछ खास कर नहीं पाए वो। बैटिंग की बात खैर बाद में करेंगे, पहले गेंदबाजी पे फोकस करते हैं। और बाकी सब कुछ तो सही रहा इनके लिए। वरुण चक्रवर्ती चक्रवर्ती ने भी अच्छी बॉलिंग करी, मोइन अली ने काफी अच्छी बॉलिंग करी। और एंड में आके हर्षित राणा और वैभव अरोरा, मतलब बाकी पेसर्स ने उनके अच्छी बॉलिंग करी थी। क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब 110 का स्कोर था, जुरेल खड़े थे और सौरभ दुबे थे और आने वाले हेटमायर थे, तो मुझे लगा था ये 160 तो क्रॉस कर ही जाएंगे। पर आखिरी में थोड़ा डैमेज कंट्रोल तो करा और 152 के पास रोकना तो काफी अच्छा था।
बस ये मतलब मेयर ओवर्स की बात थी कि कब चेज होगा, बस यही बचा था। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि क्विंटन डिकॉक बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेयर, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और इस बार उसने करके भी दिखा दिया। क्विंटन डिकॉक की बल्लेबाजी पे आए तो सेंचुरी मिस कर दी बंदे ने आज। 61 गेंदों पे 97 रन की ताबड़तोड़ पारी। ताबड़तोड़ इस लहजे से क्योंकि उन्होंने 6 छक्के लगाए और 8 चौके भी। जहाँ पे सभी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे वहां पे उनको गेंदे भी कुछ ऐसी परोसी गई जिन पे छक्के ही पड़ने थे। हम्म, लग तो ऐसे ही रहा था। अंकुरिश रघुवंशी अंकुरिश रघुवंशी ने भी 17 गेंदों में 22 रन की पारी के लिए 2 चौके लगाए। बस वो तो बात ऐसी थी कि अब गेम खत्म करके जाना है। और काफी अच्छी आदत है अगर आप गेम खत्म करके जाते हैं। क्विंटन डिकॉक और रघुवंशी दोनों ने गेम खत्म किया। ये काफी अच्छा संकेत है और 17.3 ओवर में गेम खत्म किया। इससे उनका थोड़ा नेट रन रेट बेहतर हुआ होगा मगर ये चाहते तो और जल्दी गेम खत्म करके और अच्छा रन रेट कर दे सकते थे अपना। कर तो सकते ही थे, पर गेम थोड़ा सा तो उन्हें भी लगा था कि बीच में स्लो होगा, इसलिए वो उतना चांसेस नहीं लेना चाह रहे होंगे मेरे हिसाब से तो। और शुरू के दो में तो जो आर्चर ने जो मोइन अली को एक स्पेल करा था 1 ओवर का, वो तो काफी अच्छा देखने देखने लगता है एज अ पेस बॉलर, क्योंकि स्विंग उसे काफी ज्यादा मिल रही थी, पर यूज नहीं कर पाए। जब तक विकेट्स नहीं मिले तब तक कोई मतलब नहीं है उस स्विंग का भी, अच्छी बॉलिंग का भी। बात सही है। बात सही है आपकी। रियान पराग कप्तानी और पहली बार आईपीएल के इतिहास में उन्होंने अपना 4 ओवर का कोटा पूरा किया। ये आप कप्तानी का प्रभाव कहेंगे या फिर अच्छी कप्तानी कहेंगे? नहीं नहीं, ये बस एज ए कैप्टन तो वो, जैसे पिच सबको पता है थोड़ी स्लो बिहेव कर रही थी, तो उन्हें बस एक स्पिनर चाहिए था, वो पार्ट टाइम हो चाहे जो। नीतीश राणा से भी करवा सकते थे वो 4 ओवर अगर उनका बस चलता तो। करवाया तो था। 1 ओवर 9 रन दिए थे नीतीश राणा ने भी। हसरंगा से 3 ओवर कराए 34 रन 1 विकेट। संदीप शर्मा जिन्होंने गेंदबाजी अच्छी की 2 ओवर 11 रन। तुषार देश पांडे पिछले मैच में जहाँ पे सारे बॉलरों की पिटाई हुई थी वहां तुषार देश पांडे ने 4 ओवर में मात्र 44 रन खर्च करके 3 विकेट लिए थे। आज उनसे सिर्फ 1 ओवर कराया गया और उस ओवर में उन्होंने 7 रन दिए थे। इस पे आपको क्या टेक है? बस कुछ नहीं, बस जैसे ये अपनी बैटिंग पे कोलैप्स करे स्पिन के खिलाफ, तो इन्हें लगा कि बस ये स्पिनिंग पिच ही है तो स्पिनर्स को ही दे दो। बस उसी भरोसे थे कि ये कुछ टर्न होगी, कुछ विकेट्स मिल जाएंगे बस। और कुछ नहीं था, बस ये होप पे खेल रहे थे, मुझे तो लग रहा मैन ऑफ द मैच तो मिल गया है हमारे ट्विटर निकॉक साहब को। एक उन्होंने कैच बहुत अच्छा पकड़ा है। था। वरुण चक्रवर्ती की गेंद थी शायद। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करिएगा। वरुण चक्रवर्ती की गेंद थी। वहां पे बल्लेबाज शायद वहां पे ये अपने वो कैच का नाम मुझे याद कैच नहीं आ रहा कैच है। में अच्छा ये था नीतीश कैच में अच्छा ये था कि वो और पॉइंट्स बढ़ाने वाला कैच था। रियान पराग का कैच था। वो गेंद काफी ऊपर गई थी बहुत ही ऊपर गई थी और उस टाइम पे उन्होंने अपना हेलमेट उतार के तब कैच पकड़ा। एक्सपर्ट्स का मानना ये था कि हेलमेट निकाल के कैच पकड़ने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि बॉल देखने में साइड करने में आसानी होती है। क्योंकि बॉल जब ज्यादा ऊपर चली जाती है तो हेलमेट की वजह से उनको देखने में दिक्कत होती है कीपर्स को। जिसके लिए उन्होंने ये काम किया और हेलमेट उतार के एक अच्छा कैच वो पकड़ा और रियान पराग की पारी वो समाप्त तो की वहां पे। कॉमन सी बात है कि हेलमेट रहेगा तो आई साइड ब्लॉक होगी, पर ठीक है, अच्छा अच्छा कैच था। और ये मैच भी ऐसे ही एक ही तरफा था, कुछ खास था नहीं मैच में बात करने की। अब कोशिश करते हैं कि अगले मैच की बात करें थोड़े, जो कल होने वाला है, जो कि हैदराबाद में खेला जा रहा है, हैदराबाद के H28 या H21 पे। तो देखते हैं उस, एनएच हाँ, 21 तो पे। उसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी कि उसमें इस बार क्या कल 300 इस पार बार होगा? 300 पार या नहीं। क्या 300 पार होगा कल? ट्रेविस टुल्ले बताओ मुझे। तो वो तो कल ही पता चलेगा। और मतलब कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जिनमें जैसे गुवाहाटी जैसी पिचेस हो गई या इससे पहले वाली पिचेस हो गई जिसपे रन्स थोड़े रुकते हैं, जैसे 180 टू 190। ये कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो बैट बॉल दोनों को कंपटीशन में लाते हैं। पर यहाँ तो ना बॉलिंग अच्छी होती है, जब प्लेन पिचेस मिलती है वो हाईवेज पे खिलाए जाते हैं रावलपिंडी जैसे, तो ना बॉलर्स को कोई मौका मिलता है। और बॉलर्स को मौका तो क्या, वो बॉलिंग भी तो ऐसी करते हैं, सीधी पेस पे ऑन द ट्रॉट बॉलिंग करेंगे तो ऐसी ही होगी। उन्हें थोड़ा थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए कि हम अगर ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, सीधे फेंक रहे हैं, बैट बल्ले के नीचे देंगे तो कोई भी मारेगा, और जो मारने के लिए ही खड़ा है वो तो पक्का ही मारेगा। पर
देखते हैं अब कल क्या होता है, एलएसजी अच्छी बॉलिंग करती है कि नहीं करती है। इंजरीज पे वैसे एलएसजी की इंजरीज, जो बॉलर्स इंजर्ड है उन पे कोई अभी अपडेट तो है नहीं, तो जहां तक है कि वही जो पुरानी बॉलिंग लाइनअप थी उसी के साथ एलएसजी उतरना चाहेगी। और मुझे लगता है कि बैटिंग लाइनअप भी सेम होगी। और हैदराबाद की बात की जाए तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड हम्म। अंटिल और मुझे लगता है कोई एलएसजी की इंजर्ड ना एलएसजी हो। की बैटिंग में पार भी काफी है। जैसे एसआरएच की बैटिंग में तो सबने देखा है कि 250 पार तो इनका कंफर्म ही रहता है उस हाईवे पे। तो एलएसजी के पास भी बैटिंग अच्छी है। अगर हैदराबाद को स्कोर देने से रोका जाए, उन्हें चेज करने में मजबूर करा जाए, तो मुझे लगता है चांसेस ज्यादा बना सकते हैं एलएसजी, क्योंकि वो चेजेस पे थोड़े क्रम्बल करता है। पर पिछले सीजन में देखे थे तो इट हमने इज, कि चेज करने में वो थोड़ा क्रम्बल कर रहे थे, पर स्कोर सेट करने में वो हमेशा ही आगे है। जी हाँ, ये बात भी सही है। मुझे लगता है कि एलएसजी अगर टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी और एक ऐसा टोटल सेट करे जिसे थोड़ा एक स्कोर बोर्ड फियर जो होता है वो क्रिएट करने का प्रयास होगा, क्योंकि इनके पास भी ताबड़तोड़ ओपनर मिचेल मार्श, एडन मार्करम, फिर उसके बाद निकलस पूरन जो पिछले मैच में भी काफी अच्छी फॉर्म में थे। ये तो नॉर्मल सी बात है। इसके साथ ही ऋषभ पंत को भी ऊपर आना पड़ेगा। मुझे तो लगता है मतलब टॉस जीत के तो बॉलिंग ही चुनेंगे, क्योंकि ड्यू का भी फैक्टर रहेगा। पर अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो मतलब अगर थोड़ा सा भी मैचअप किसी का भी सोचे, तो हैदराबाद चेस करने में थोड़ी झिझकती तो है। तो उसे देख सकते हैं एक तरीके से, अगर वो स्कोर 240 प्लस सेट कर सकते हैं, 230 प्लस, उस पर तो इजीली हो सकते हैं इनकी बैटिंग लाइन के हिसाब से, मुझे तो लगता है। तो ये भी देख सकते हैं, एक पॉइंट हो सकता है मैच टर्न में। पिछले गेम में इम्पैक्ट प्लेयर एलएसजी की तरफ से बॉलर मणिमरन हम्म। सिद्धार्थ थे, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्लो हम्म। बॉलर हैं। सामने की टीम आप देखते हैं तो टॉप ऑर्डर विथ हैवी लेफ्ट हैंडेड हम्म। बैट्समैन। और बाद में भी, बाद में तो वैसे कोई लेफ्टी बैट्समैन नहीं है, मगर शुरुआत में इनके पास जो तीन आप कह सकते हैं आतंकवादी, या फिर जो भी कहना चाहें आप उन्हें कह सकते हैं, जो सामने वाली टीम को ध्वस्त हम्म। कर देते हैं। तो क्या इम्पैक्ट प्लेयर वही रहेंगे या फिर आप किसी एक पेसर को उनकी जगह ला सकते हैं? मुझे तो लगता है वहां पे किसी को भी ना कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। और अगर ओपनिंग पेयर उनका टूट जाता है और कोई लेफ्ट हैंडर के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर तो लाना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगी इस हाईवे पे, तो एकदम ही वैसा होगा, क्योंकि कोई मदद मिलने नहीं वाली और एंगल भी उन्हें मदद करेगा। तो उनके सामने तो नहीं लाना चाहिए, पर आगे देख सकते हैं। ये बात आपकी सही है। तो आप क्या कहते हैं, कल एसआरएच 300 पार करेगी? नहीं, मुझे तो क्या कहना चाहेंगे? अब मैच का प्रीव्यू तो हो चुका है, तो प्रेडिक्शन टाइम पे आते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है हैदराबाद फॉर श्योर, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग, जिस तरह की बॉलिंग, जिस तरह की कप्तानी चल रही है हैदराबाद की टीम की, फॉर श्योर मेरे लिए वो तो विन है और एलएसजी के लिए लन है। मेरे लिए एलएसजी। एलएसजी, आप पंत के साथ मेरे जाएंगे? क्या लगता है, पंत अपनी कप्तानी से जिताएंगे या फिर मुझे संजीव गोयनका की डांट से? मुझे लगता है कल एलएसजी अपने बॉलिंग से जीतेगी। ओ, फिर आपके कुछ और थॉट्स हो किसी भी टॉपिक पे तो आप सबसे बताइए। और मेरी दर्शकों से भी निवेदन है कि आपके जो कुछ प्रश्न हो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके जवाब हम देंगे। जैसा कि बहुत प्यार मिल रहा है हमें, कई लोगों ने कमेंट किया, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि हम आपके सवालों का भी जवाब और दे सकें यहाँ पे। और जी, यहाँ पे कोई सिंगल नहीं है, कोई मिंगल नहीं है, कोई मैरिड नहीं है, ये आप कह सकते हैं। अरे चलिए, ये सब तो बात तो होती रहेगी, पर आपको क्या लगता है कल के मैच में गेम चेंजर कौन हो सकता है, दोनों टीमों से एक एक प्लेयर? मेरी तरफ से गेम चेंजर कल के मैच में अभिषेक शर्मा, और एलएसजी की टीम से निकलस पूरन, क्योंकि अगर उनका बल्ला चला तो उस पिच पे कितने भी रन हैदराबाद बना ले वो चेज कर देंगे।
मुझे भी यही लगता है। दोनों प्लेयर्स मेरे भी सेम है। तो इसी के साथ समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को प्रणाम, और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, पसंद करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। गुड लक टू ऑल। थैंक यू।